हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आज का हम लोगों का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोगों ने भूकंप पढ़ लिया है, ज्वालामुखी पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक्चुअल में बनी कैसे है, इसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं। इसके दो एक वीडियोज़ हम लोगों को मिलेंगे, एक वीडियो इसके बाद का और भी क्रम में आएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको और समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में क्या क्या मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट वास्तव में किस रूप में है। ठीक है, तो ये अगर यदि आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी भूकंप की भी और ज्वालामुखी उद्गार के संदर्भ में भी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आपको आसान हो जाएंगी समझने में। आइए इसको देखते हैं, इनके क्लासिफिकेशन किन किन आधारों पर किया गया है और क्या क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत क्या हैं। तो पहले चीज़ तो ये जान लीजिए कि इनके कुल 3 स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ अभिनव मत भी हैं, नई विचारधाराएं भी हैं इनके अलावा, तो उनको तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कुल क्या क्या स्रोत हैं जिनके बारे में पता किया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो उसमें सबसे पहले आपका अप्राकृतिक स्रोत आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद आ जाता है कि जितनी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में परिकल्पनाएं की गई हैं, यानी कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, किस तरह की परिकल्पना किन सिद्धांतों में की गई है आपने पढ़ रखा होगा। तो उन आधारों पर भी आकलन किया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस रूप में होगी। साथ ही साथ आप देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर आपको बड़े पैमाने पर मिलेगा, जो आपने पिछले दिनों में वीडियो देखे आप लोगों ने कि ज्वालामुखी उद्गार के बारे में देखा, भूकंप के बारे में आपने पढ़ा। तो उसमें आपने देखा कि कहीं न कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई ऐसा हिस्सा है कि जहाँ से मैग्मा निकलता है। अगर कोई ऐसा हिस्सा ना होता, यानी तरलावस्था वाले हिस्से ना होते, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा कैसे बाहर आता। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई हिस्सा तो है कि जिससे कि मैग्मा बाहर आता है और प्लेटें उस पर मूवमेंट करती हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और जब मैग्मा बाहर निकल के आता है तो उसमें देखते हैं कि किनकी प्रधानता वाले हिस्से होते हैं, यानी कि सिलिका की प्रधानता है, मैग्नीशियम की प्रधानता वाले हिस्से हैं, एल्युमिनियम की प्रधानता वाले हिस्से हैं, या लोहे की प्रधानता वाले हिस्से हैं। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल करते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं। तो पहले हम लोग अप्राकृतिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में परिकल्पनाओं के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी है और भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभिनव मत क्या है और भूकंपीय आधार पर जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं उनकी विषय चर्चा हम लोग उस पर करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको बच्चों। अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोतों में आपका 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, घनत्व है, दाब है और ताप है। घनत्व, दाब और ताप के आधार पर आकलन किया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस रूप में है। ठीक है, तो पहला स्रोत क्या होता है, घनत्व। तो घनत्व क्या है, आप देखेंगे पृथ्वी के औसत घनत्व, यानी कि पृथ्वी के अंदर आप जाएंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे इसमें से क्या क्या इसकी संरचना बनी। अभी तो हम लोग इसका एक समराइज कर रहे हैं, समराइज आधार पर देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे इसकी संरचना बना करके। ठीक है, तो घनत्व के आधार पर कह रहा है, तो घनत्व क्या कह रहा है, घनत्व के से कैसे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर इंटरनल हिस्से में जाने पर, यानी कि आप भूपरपटी के बाद मेंटल वाले हिस्से में, मेंटल के बाद आप कोर वाले हिस्से में अगर कहीं से कोई स्रोत जाता है और पता करता है तो वहाँ पर आपको घनत्व डिफरेंट टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, तो उस आधार पर आकलन किया गया है। तो वैसे देखते हैं इसमें पृथ्वी का औसत घनत्व जो टोटल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछता है आपको कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो 5.5 घन प्रति सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपको ये मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 5.5 पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। इसके बाह्य परत का घनत्व जो होता है, ऊपरी परपट्टी वाला जो हिस्सा, उसका घनत्व जो है वह 3 है, यानी 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका जो है सेंटीमीटर इसका घनत्व है। किसका, भूपरपट्टी के बाह्य परत का। ठीक है, बाह्य परत का जो घनत्व है। मध्य परत का जो घनत्व देखेंगे वह 5 के आसपास है, 5
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है मध्यवर्ती क्षेत्र का। और कोर वाले यानी अंतरतम भाग वाले हिस्से में अगर जाएंगे तो उसका घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अपेक्षितया इसके 11 से लेकर के 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक उसका घनत्व हो जाता है। तो घनत्व के आधार पर अगर देखेंगे तो घनत्व जहाँ बढ़ता चला जाएगा यानी कि सॉलिडनेस बढ़ती चली जाएगी, यानी कि वहाँ पर दबाव खूब ज़्यादा हो जाएगा। और कभी कभी बहुत ज़्यादा दबाव हो जाने पर वो हिस्सा क्या हो जाता है, तरला अवस्था वाली स्थिति में पहुँच जाता है। ऐसा दबाव पड़ने पर मेन स्थिति में से देखने को मिलता है। तो इससे भी पता चलता है, तो पूछ सकता है कि पृथ्वी के घनत्व में मतलब कैसे है। तो पृथ्वी के धरातल के अंदर जाने पर क्या होता है, घनत्व में क्या होता है, बढ़ोतरी होने लगती है। और पृथ्वी का औसत अप्रॉक्स घनत्व निकालेंगे तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और ऊपरी परत का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, ऊपरी हिस्से का कहिए या परत वाले हिस्से का कहिए ऊपरी, तो उसमें होता है इसका घनत्व लगभग करीब में 3 के आसपास है, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद मध्यवर्ती हिस्से में जाएंगे तो आपका 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और सबसे अंतरतम कोर के हिस्से में जब चले जाएंगे तो वहाँ पर 11 से लेकर के 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक आपको इसके घनत्व के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये एक स्रोत ये है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। दबाव के बारे में अगर देखेंगे, दाब के बारे में, इसमें क्या है, दाब बढ़ने से घनत्व बढ़ जाता है। यानी कि किसी चीज़ पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाएगा तो उसका एंड इफेक्ट क्या होगा कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, घनत्व उसका बढ़ जाएगा। यानी दाब बढ़ने पर क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, घनत्व बढ़ता है। किंतु प्रयोगों से विदित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाबांतर दाब के कारण वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों के अधिक घनत्व के कारण हैं। ठीक है, ये आपका देखने को मिलता है कि दबाव के कारण से जो पृथ्वी में जो घनत्व का ऊपर आप जो देख रहे हैं कि घनत्व में गहराई में जाने पर पृथ्वी के घनत्व में आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो जा रही है। तो उसके पीछे का जो कारण है वो संभवतः दबाव ही है। ठीक है, दबाव बेहतर ज़्यादा होने के कारण से घनत्व बढ़ जाता है। आपने शुरुआती दौर में देखा दाब बढ़ने से क्या होता है, घनत्व बच्चों बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में क्या आपका हो जाएगा, यही कारण आपका घनत्व बढ़ने का है, दबाव। ठीक है, तापमान के संदर्भ में अगर देखेंगे तो सामान्य रूप से धरातल के अंदर जब जाएंगे तो 8 किलोमीटर की गहराई पर प्रवेश करने पर घनत्व जो है 32 मीटर, ठीक है, मतलब 8 किलोमीटर की गहराई प्रवेश करने पर प्रति 32 मीटर पर, ठीक है, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। जैसे धरातल के ऊपर जाने पर बच्चों 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। वायुमंडल वाले टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे। तो धरातल जो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, धरातल पर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएं, क्षोभमंडल तक के हिस्से में, तो वहाँ पर 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। इसी नाते पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे, हिमालयी क्षेत्रों में, हिमालय के निचले हिस्से में आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी, हिमालय के ऊपरी हिस्से में बर्फ़ मिलेगी। यानी लगभग करीब में पृथ्वी से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएं तो पृथ्वी का जो उस समय औसत तापमान होगा उससे वह तापमान लगभग करीब में 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाएगा। यानी 2 किलोमीटर पे चले जाएं तो लगभग करीब में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। और 4 किलोमीटर पे चले जाएं तो लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर पृथ्वी का औसत तापमान मतलब पृथ्वी जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं वहाँ लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे चले जाएंगे तो वहाँ का तापमान लगभग करीब में आपका 20-22 डिग्री सेल्सियस या 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आपका कितना घट जाएगा, प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। तो उसी तरह से आप लोग देखेंगे हिमालयी क्षेत्रों में जाएंगे, 4 किलोमीटर के ऊपर वाले हिस्से में आपके बर्फीले हिस्से मिलने शुरू हो जाते हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि वहाँ का जो औसत तापमान वैसे ही 20-22 डिग्री के करीब में 25 डिग्री के नीचे के तल का तापमान रहता है। तो उसमें जैसे ऊंचाई पर जाते हैं 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही बर्फ़ मिलने शुरू हो जाती है, 3 किलोमीटर। और अस्थायी रूप से अगर आप बर्फ़ देखेंगे तो 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालयी क्षेत्रों में अस्थायी रूप से वो बर्फीले ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। उसी तरह से पृथ्वी के अंदर जो है आप जाएंगे तो तापमान में क्या हो जाता है, गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगती है। यानी कि प्रत्येक 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। जैसे 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। फिर और गहराई में 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से अंदर पृथ्वी के अंदर यानी कि जाने पर तापमान में 8 किलोमीटर तक ये परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद परिवर्तन में भिन्नता आती है। तो यह भी एक कारक आपका मिलता है। ठीक है, तो ये इससे
से क्वेश्चन पूछता है कि धरातल के नीचे जाने पर क्या तापमान में क्या परिवर्तन होगा, 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तापमान। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बच्चों कि अप्राकृतिक स्रोतों के माध्यम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में। अब आगे देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत जो दिए गए हैं। तो सिद्धांतों से क्या मिलता है, सिद्धांतों में यह बात बताई गई कि पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस रूप में, द्रव रूप में, गैस रूप में हुई है, तो उसके संदर्भ में है, कुछ परिकल्पनाएं दी गई है। तो सबसे पहली परिकल्पना आपकी है टीसी चैम्बरलिन की परिकल्पना है, जिन्होंने क्या बताया है कि यह इसका आंतरिक भाग ठोस रूप में है। ठीक है, ठोस भाग है, अंतरतम भाग यानी कि आंतरिक भाग क्या है, ठोस रूप में है। पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणु के एकत्रित होने से हुआ है, परिणाम स्वरूप आंतरिक संरचना मतलब इसका अंतरतम भाग जो है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो पूछता है परिकल्पना में आपको कि कौन सी परिकल्पना आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत तो उनसे क्या स्पष्ट होता है। तो टीसी चैम्बरलिन के हिसाब के परिकल्पना के आधार पर अगर हम देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो इसका अंतरतम भाग है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, एंड देन इसके बाद में जेम जीन्स एंड जेफरीज की जगह ज्वारीय जो परिकल्पना है उस आधार पर हम देखेंगे तो पृथ्वी का जो हिस्सा है वो क्या है, द्रवावस्था में है। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य द्वारा निःसृत ज्वारीय पदार्थों के ठोस होने से हुई है। फलस्वरूप पृथ्वी के अंतरतम द्रव्य जो अंतरतम भाग है द्रव्य अवस्था में होना चाहिए, ऐसी परिकल्पना की जाती है जेम जीन्स जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर। वहीं पर लाप्लास के निहारिका परिकल्पना के आधार पर अगर हम देखें तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वह कैसा है, गैसीय अवस्था में विद्यमान है। तो ये तो बच्चों हो गए पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में वे सिद्धांत जिन सिद्धांतों में यह बात बताई गई है कि परिकल्पना के बेस्ड पे जो सिद्धांत रहे उनकी बात कही गई है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप प्राकृतिक स्रोतों के बारे में अगर हम जाते हैं तो प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी और भूकंप हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ज्वालामुखी में आपने देखा है, तो इसके बारे में पहले देखते हैं फिर हम चर्चा विशद रूप में करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार का तरल मैग्मा पृथ्वी के अंदर किसी न किसी भाग को तरलावस्था का घोतक है या सिद्ध करता है, किंतु अंतरतम भाग में अत्यधिक दाब चट्टान के पिघली अवस्था में हो नहीं रहने देना तथा अतः उक्त उद्गारों से पृथ्वी के अंतःकरण की निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती। यानी कि कहने का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से कहीं न कहीं कोई ऐसा हिस्सा है जो लिक्विडा अवस्था है, और फिर इंटरनल हिस्से में अगर हम जाते हैं तो वो है कि नहीं है, इसके बारे में ज्वालामुखी उद्गार से बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिल पाती है कि वास्तव में पृथ्वी का आंतरिक कोर यानी कि बिल्कुल यानी कि पृथ्वी की अगर देखेंगे तो लगभग 6300 किलोमीटर गहराई है भूपर्पटी से, 6300 किलोमीटर। तो वहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो उस गहराई में कोई ज़रूरी नहीं कि वो हिस्सा तरला अवस्था में, ज्वालामुखी उद्गार से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर या निचला हिस्सा जो है वो तरला अवस्था में है। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट जरूर होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में कोई एक हिस्सा ज़रूर ऐसा है जो लिक्विडा अवस्था में है विद्यमान। तो ये तो आपका ज्वालामुखी उद्गार के संदर्भ में हो गया। उसके बाद में आपने इसी से आप देखेंगे कि प्लेट्स जो होती हैं, एथिनोस्फीयर वाला मंडल जो अब आगे वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में उसके। लेकिन यहाँ पर जानते हैं ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, मैंने बताया प्लेट्स जो मूवमेंट करती हैं, तो यानी प्लेट जिस पर मूवमेंट करती हैं वो मैग्मा वाला हिस्सा से पता चलता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा तो लिक्विड अवस्था में ज़रूर है, चाहे वो ऊपरी परपटी के बाद वाला ही हिस्सा क्यों ना हो। फिर ठीक है, भूकंप विज्ञान की जो साक्ष्य है इनसे क्या पता चलता है, भूकंप विज्ञान ही एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक बनावट को स्पष्ट अनुमान लगा पाना संभव हुआ है। इस विज्ञान ने भूकंपीय लहरों को सिस्मोग्राफ पर यंत्र के आंकन में सुविधा दी है। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में जब आपको भूकंप पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि पी, एस और एल तरंगों के बारे में। तो जो पी तरंगे है ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में चलती है, लेकिन एस तरंग जो आपकी है वो बताया था क्या द्रव अवस्था में नहीं चल पाती, यानी लिक्विड वाली अवस्था में नहीं चल पाती है। तो पृथ्वी में अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में इन तरंगों को प्रसारित किया जाए, यानी कि सेकेंडरी तरंगों को अगर इसमें डाला जाए किसी तरह से, तो क्या होता है, अगर जहाँ तक वो इंडिकेट होगा, जहाँ तक वो दिखाई देगा, यानी कि अगर
ठोस जिसे कि आप जानते हैं यस तरंगे जो होती हैं वो ठोस अवस्था में तो चलती हैं लेकिन द्रव अवस्था में शून्य हो जाती हैं। तो वही जो पृथ्वी के अंदर, अब अगले वाले टॉपिक में आपने पिछले वीडियो में जो देखा छाया क्षेत्र वाला जो भाग आप लोगों ने देखा, उस छाया क्षेत्र वाले भाग में आप देखेंगे कि यानी कि वह हिस्सा जो आपका है वह लिक्विड अवस्था में संभवतः है वो, क्योंकि वो लिक्विड अवस्था में एस तरंगे वहाँ पर आपको इंडिकेट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी का कुछ हिस्सा लिक्विड अवस्था में है। तो ये सबसे एथेंटिक और आधुनिक स्रोतों के बारे में हम देखेंगे तो भूकंप विज्ञान ही है। ठीक है, अर्थक्विक के माध्यम से के जो नापने के, जैसे सिस्मोग्राफ जो यंत्र के माध्यम से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, वो एक बेहतर स्रोत है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। उसके बाद में पृथ्वी की बहुत सारी परतें हैं बच्चों, उन परतों के संदर्भ में भी देखेंगे। जैसे सियाल, सीमा, नीफे के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी की पूरी संरचना अगर हम बात करें, इस रूप में पृथ्वी के बारे में बात करें तो ऊपरी हिस्सा जो आपका पृथ्वी का है तो निचला और मध्यवर्ती हिस्सा जो आपका है तो इसमें आपको देखेंगे सियाल, सीमा और नीफे, ये 3 परतें पाई जाती हैं आपकी। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, किसकी क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ये पृथ्वी की बनावट के संदर्भ में ही बच्चों है। ये रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम पृथ्वी की बनावट को देखेंगे तो वहाँ पर हमको ये दिखाई देगा 3 परतों में दिखेगी आपको, सियाल में, सीमा और नीफे में आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरी है। यहाँ पर सियाल, सीमा, नीफे के बारे में अगर देखेंगे तो सियाल होता है तो इसका मतलब होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। क्या होता है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, ये इससे मिलकर के ये वाली परत बनी होती है। तो ये जो होती है इसकी संरचना जो मूल रूप से देखेंगे तो ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। ठीक है, और सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है। तो ये सियाल मतलब सिलिका हो गया, एल्युमिनियम मतलब एल मतलब एल्युमिनियम हो गया। तो सियाल मतलब वही हो गया, सियाल मतलब यानी कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम से मिलकर के बनी हुई है ये परपट्टी का ऊपरी हिस्सा जो है। ठीक है, और फिर जो उसका मध्यवर्ती हिस्सा जो बना हुआ है वह सीमा से बना हुआ है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम जिसे कहते हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका, सिलिका कहते हैं बच्चों इसको, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है। और ये क्या होता है आपका? निकिल और फेरस से बना हुआ है, निकिल और आपका फेरस से बना हुआ होगा यानी लोहे से। तो ये 3 परतें हैं, लेकिन निचले वाले हिस्से इसमें है क्या? देखिए इसमें आप 2 हिस्सों में देख रहे हैं, सिलिका की प्रधानता ज़्यादा है, मतलब सिलिका के साथ साथ और तत्वों की प्रधानता है। सिलिका तो रहेगी 2 परतों में, एल्युमिनियम की ऊपरी परपट्टी में ज़्यादा प्रधानता मिल रही है। फिर उसके नीचे जाएंगे तो मैग्नीशियम वाला हिस्सा मिल रहा है सिलिका के साथ में, और निचले हिस्से में चले जाएंगे तो निकिल के साथ आपका फेरस आपको दिखाई देगा। ये 3 अवस्था मिलेगी। तो पहली वाली जो सियाल वाली अवस्था है इसमें आपको देखेंगे बड़े बड़े चट्टानें आपको मिलेंगी, किसकी? ग्रेनाइट वाली बेहतर संरचना देखने को आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, फिर नीचे गहराई में जाएंगे, इसकी संरचना बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। बेसाल्ट चट्टानें मतलब आप जान रहे हैं ना, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें। तो बेसाल्ट चट्टानें वही चट्टानें बच्चों जो कि भूगर्भ से मैग्मा निकलता था और धरातल पर नहीं पहुंच पाता था तो अंतरतम भाग या मध्यवर्ती भाग में रुक जाता था। उन चट्टानों का निर्माण जो है क्या होगा? देखिए धरातल को तोड़ करके क्या होगा, अगर मैग्मा निकलेगा कहीं से तो क्या करेगा, इस हिस्से में ही आके कलेक्ट कर जाएगा, जम जाएगा, तो उस वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा किसकी यहाँ पे चट्टानें किस रूप में मिलेंगी आपकी? मैग्नीशियम वाली मिलेंगी आपको, बड़े मात्रा में मिलेंगी, यानी आग्नेय चट्टानों का निर्माण करती है। यानी कि अगर पूछा जाए कि किस वाले हिस्से में आग्नेय चट्टानें आपको मिलेंगी तो आग्नेय चट्टानों के लिए आपको सीमा वाला हिस्सा देखना पड़ेगा। और पूछेगा ग्रेनाइट वाली चट्टानें कहाँ मिलती हैं तो एग्जाम में आप तो उसको बताइएगा आप लोग कि सियाल वाले हिस्से में आपको ग्रेनाइट वाली चट्टानों की अधिकता मिलेगी, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके तो इसमें आपने देखा सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। और नीफे वाले में देखेंगे सीमा की तीसरी सबसे लास्ट वाली परत होती है, इससे निकिल का और फेरस आप कहेंगे
फेरियम कहिए या फेरस कहिए कि प्रधानता होती है या परत ठोस धातुओं से बनी होती है, जिस कारण इसमें घनत्व अधिक होता है, यानी कि निचला वाला हिस्सा काफ़ी घनत्व वाला हिस्सा होता है। यही है सियाल, सीमा और नीफे यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ये सूचनाएं आपको मिली हुई हैं। कल हम लोग इसके अभिनय मत के संदर्भ में देखेंगे और भूकंपीय आधार पर और जो साक्ष्य जिसमें बताया गया कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, तो इससे क्वेश्चंस आप लोगों को कल वाले वीडियो में हम लोग और डिटेल में इसको देखेंगे। साथ ही साथ आज आप लोगों ने जाना जगह सियाल, सीमा, नीफे, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। किन पदार्थों की अधिकता इसमें होती है, तो नाम से स्पष्ट है। सियाल का मतलब होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम, और सीमा का मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और निकल का NiFe जो होता है, ठीक है, निकल जिसे कहते हैं आप लोग, या नीफे जिसे कहते हैं, इसमें निकल की प्रधानता होती है, तो इसमें क्या हो जाता है आपका निकल प्लस फेरस, जो आपका इसमें फेरियम या फेरस आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो ये तो 3 संरचनाएं थी पृथ्वी के संदर्भ में। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ समझा होगा, सीखा होगा। आगे बाकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, धन्यवाद।